नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला व दूसरा पाठ पढ़ लिया है। शायद आपने देख भी लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं आगे। आज हम हमारा तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिनके लेखक है कवि श्यामाचरण दुबे। यह है श्यामाचरण दुबे। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, इनसे परिचित हो जाते हैं, उसके बाद हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में 1922 को उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत 1996 में हुआ, मतलब अभी आपका और मेरा जन्म हो चुका होगा, उसके बाद ही इनका देहांत हुआ है। इनसे जीवन परिचय से आज तक सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा नहीं गया है और रचनाओं से भी नहीं पूछा गया है। इस पाठ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनता है। जीवन परिचय से मुझे आज तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, इसलिए हो सकता है इस बार पूछ भी ले। अब आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, पर पाठ को बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से पढ़ना है। मानव, देखो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। मानव और संस्कृति, इनकी जो रचनाएं है वो समाज से संबंधित ज़्यादा है, ध्यान रखना। परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। यह है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं ये। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाव में प्रस्तुत करते हैं, यानी कठिन से कठिन विचारों को एकदम सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं ताकि समझने वाला आसानी से समझ जाए। आइए अब हम हमारे पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये था इनका जीवन परिचय। हमारे पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो किस विधा से है, निबंध विधा से। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है, आगे पूछने की संभावना भी बनती है कि श्यामाचरण दुबे का पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति की विधा है ना। तो आपको ध्यान रखना है, निबंध विधा का पाठ। बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत किया। इस पाठ में ये बताया गया है कि किस तरह व्यक्ति, समाज के लोग वो बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, है ना। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। आजकल विज्ञापन, एड्स ऐसी दिखाई जाती है कि उस एड को देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं और उस वस्तु को खरीदने के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, वस्तु को खरीद लेते हैं। तो ये बाजार की चमक दमक है, उस चमक दमक को देखकर हम उसके पीछे भागते हैं। जैसे बहुत सी बार अखबारों में पैम्पलेट आते हैं, आपने देखा होगा, उसको इतना बड़ा चढ़ा कर दे दिया जाता है। टीवी पे बहुत सारी ऐड आती है जिसको इतना बड़ा चढ़ा कर बताया दिया जाता है। कभी कभी कोई जितना बड़ा चढ़ा के बताते उतना होता भी नहीं है, पर उस ऐड को देखकर, उस पैम्पलेट को देखकर व्यक्ति क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और चीज खरीदे बिना नहीं रहता है। हमारी निगाह, हम विज्ञापन की चमक दमक कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, यानी हम किसी चीज की गुणवत्ता नहीं देखते हैं कि उसके पीछे क्या गुणवत्ता है। बस हम उसकी चमक दमक को देखकर, किसी दुकान को बहुत अच्छी सजा दी गई हो
तो हम उस दुकान की ओर चले जाते हैं कि हाँ ये दुकान बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी, अच्छा सामान मिलेगा। कोई छोटी सी दुकान हो, उसमें बहुत अच्छी चीजें मिल रही हो, पर उस दुकान को देखकर हम उसके अंदर नहीं जानते जाते। तो हमें गुणवत्ता देखनी चाहिए, उसकी चमक दमक नहीं देखनी चाहिए। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा, है ना, संपन्न और अभिजन यानी अच्छे लोगों द्वारा, संपन्न पैसे वाले लोगों के द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। आजकल जो अच्छे अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, जो ऊंचे कुल के लोग हैं, यानी अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनकी जो जीवन शैली हो गई है वो ऐसी हो गई है, प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली, जिसमें दिखावा बहुत अधिक होता है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। जैसे हम जैसे जो लोग होते हैं सामान्य, वो भी ऐसी चीजें जब हमें दिख जाती है प्रदर्शनपूर्ण, तो हम भी उसको ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्ता ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक ने बहुत अच्छी बात ये कही है, जैसे जैसे समाज में दिखावा बढ़ेगा, एक दूसरे को देखकर वो सारी चीजें प्रचलन में आएगी, होड़ बढ़ेगी, तो क्या होगी, हमारे सामाजिक अशांति फैलेगी। उसने किया तो मुझे भी ऐसा करना है, उसने किया तो मुझे भी ऐसा करना है, चाहे मेरे पास पैसा है चाहे नहीं है। तो इस चीज के पीछे जैसे हम दिखावे की और भागेंगे, तो हमारे समाज में क्या होगी, अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। ये तो था हमारा पाठ का कुल सार। आपको पाठ को पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि पाठ क्या कहना चाह रहा है। जो आजकल हम कर रहे हैं उसी चीज को इस पाठ में इंगित किया गया है। बहुत अच्छा पाठ है, आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें इस पाठ से आपको सीखने भी मिलेगी, और इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान से जरूर पढ़ना। देखिए, सुपर ऑफर, शीतल जल, साबुन, ये क्या है, एड्स है ना, एड है, ये सारी विज्ञापन है। उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे पाठ का नाम। विधा कौन सी है इसकी, विधा निबंध विधा का पाठ है ये। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यानी धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, नएपन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जीवन शैली नएपन की ओर आगे बढ़ रही है, हम सब कुछ बदलाव की ओर आगे जा रहे हैं। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, है ना। उसके साथ क्या आ रहा है, एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भाग के लिए है, आपके सुख के लिए। जितना उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है वो सब क्या है, व्यक्ति के सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है। आजकल जो सुख की व्याख्या है वो बदल चुकी है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, कि पुराने जमाने में ऐसा था कि दाल रोटी चावल एक व्यक्ति अच्छे से खा रहा है तो वो अपने आप को सुखी मानता था। आजकल व्यक्ति दाल चावल रोटी और बहुत सारे व्यंजन खाने के बाद, बहुत सारे पहनने की चीजें मिलने के बाद, सारी चीजें क्योंकि सुख सुविधा मिलने के बाद भी व्यक्ति दुखी है। तो सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, यानी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत सारे उपभोग की वस्तुएं मुझे मिल जाए तो वही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। बाजार में किसी चीज की कमी नहीं है, सारी विलासिता के सामान भरा पड़ा है बाजार में। बस वो तो ग्राहक को ढूंढते, खरीदने वाले को, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। कभी यहाँ कह रहा है कि टूथपेस्ट अलग अलग बहुत सारे बने हुए जो हमारे दांतों को फायदा पहुंचाते हैं, पर अगर हम किसी भी पेस्ट को चुने तो उसके साथ हमारा ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में
अलग अलग एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट आजकल बाजार में आ गए और उसकी ऐसी ऐड की जाती है, ऐसा विज्ञापन दिखाया जाता है कि किसी में नीम मिला हुआ है, किसी में जड़ी बूटियां मिली हुई है, किसी में ये मिला हुआ, किसी तो उपभोक्ता क्या होता है उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मुंह की दुर्गंध को बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब एक तो ब्रश करो और ऊपर से उसमें माउथ वॉश भी चाहिए कि अब मुंह की दुर्गंध को दूर करो माउथ वॉश के द्वारा। पहले क्या एक नीम का दातुन घिस लेते थे और सब हो जाता था, मुंह फ्रेश भी हो जाता था, दातुन भी हो जाता था, सब हो जाता था। पर आजकल ये दिखावे की संस्कृति आ गई है, तो एक तो टूथपेस्ट भी घिसो, ऊपर से मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी खरीदो। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। यानी कवि एक तरह के यहाँ उदाहरण दे रहा है कि किस प्रकार लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन पर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। ये जैसे एड बताते हैं उसके ऊपर पार्ट लिखा गया है कि विज्ञापन में बताते हैं, देखो मुंह की दुर्गंध दूर हो गई, आपके साबुन में ये है, वो मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, आपके शरीर को तरोताजा कर देगा, आपके पसीनों को सोख लेगा। तो ये सारा कवि यहाँ पर इस तरह से बता रहा है। तीसरा, जम्स से आपकी रक्षा करता है। बताते हैं ना, डिटोल, जम्स हट गए सारे आपके, 99% एक दो रह जाते हैं, ऐसा बताते हैं उसमें विज्ञापन में। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन है। और उसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन के ऐड करा देते हैं कि इनकी त्वचा गोरी है, ये मम्मी लगती ही नहीं है, इस तरह की। तो ये सारा क्या है, एक उपभोक्ता को लुभावने का तरीका होता है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस तरह से विज्ञापन किया जाता है। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात हो गई। यानी जो अमीर लोग हैं, अच्छे घर के लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की तो सामग्री ऐसे ही पड़ी रहती है, कवि का कहना है और वास्तव में होता भी है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए, और अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई। मतलब कहना चाह रहा है, पहले पुरुष को साबुन और तेल से काम चल जाता था, पर अब आफ्टर शेव आ गया, कोलोन आ गया, है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें पुरुषों के लिए भी जुड़ गई है। पुरुष भी स्त्रियों से कोई पीछे नहीं रहे हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आए। अब तो कवि और उदाहरण दे रहा है वस्तु और परिधान का, है ना। जगह जगह बुटीक खुल गए, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार के लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। यानी यह कवि यहाँ कह रहा है कि कोई चीज आती है, नहीं आती है, कोई काम आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं। जो अमीर घराने के लोग होते हैं वह सिर्फ दिखावे के लिए इन सारी चीजों को खरीदते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। यानी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी महंगी स्कूल है, बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल, लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर पहले से कीमत अदा कर दी जाती है कि मेरे मरने पर आपको ये करना है। कवि का ये कहना है कि भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, पर जो यूरोपीय देश है, जो अमेरिकी देश है, अमेरिका है, वहां पर ऐसी स्थिति
आ चुकी है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो आप वहाँ फव्वारा होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। इसका पैसा पहले से अदा कर दिया जाता है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है। यह सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। देखो फिर ऐड है ये, निर्मल शीतल जल, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर, एक के साथ एक बिल्कुल फ्री। ठीक है, सुपर ऑफर, इस तरह से ऐड को दिखाया जाता है। ये बिस्कुट, साबुन, शीतल जल, टूथपेस्ट की ऐड है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? ठीक है, यहाँ कवि प्रश्न कर रहा है कि ऐसी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। कवि कह रहे हैं कि आजकल भारत में सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं पर अब बदल गए हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपरा का अवमूल्यन हुआ है ना, आस्थाओं का शरण हुआ है, यानी गिरावट आई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे। उपनिवेश मतलब जो भी भारत में विजेता होता है वो अपना सारा व्यापार वगैरह वहीं जमा देता है और लोग भी वहीं बस जाते हैं। जैसे हमारा उपनिवेश ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश भारत का नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी सारा, वो इस तरह से ये भी पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, है ना। आधुनिकता की गिरफ्त में हम आ रहे हैं। आजकल दिन प्रतिदिन हम आधुनिकता की गिरफ्त की ओर बढ़ते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। किसमें? विज्ञापन के प्रचार और प्रसार में सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना, हम किसके कारण दिग्भ्रमित हो रहे हैं? तो संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अब कवि यहाँ वापिस क्वेश्चन कर रहा है कि जिस तरह ये दिखावे की संस्कृति फैल रही है, उपभोक्तावाद की संस्कृति फैल रही है, उसका परिणाम क्या होगा? ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, नहीं बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। अब कवि मूल बात पे आया है कि जीवन की गुणवत्ता इन विज्ञापनों से नहीं, है ना, न ही आलू की चिप्स जैसे विज्ञापन, शीतल पेय, यानी इन विज्ञापनों से नहीं की जा सकती। जीवन की गुणवत्ता कैसे है आके कवि बता रहे हैं। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे कूड़ा खाद्य समाज के वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और शांति को जन्म दे रहा है। आजकल की जो दुनिया हो गई आधुनिकता की, उसमें मनुष्य में दूरियां होती जा रही है, परिवारों के बीच दूरियां होती जा रही है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जीने लग गए हैं, दिखावे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें क्या हो गया, मनुष्यों में अशांति, आक्रोश फैल रहा है। जैसे अभी दीपावली नजदीक आ रही है, पहले लोग दीपावली पे एक दूसरे के घर जाते थे, ग्रीटिंग भेजते थे, मिलते थे। अब जब से हमारे पास मोबाइल आ गया, हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर देते हैं, मैसेज एक दूसरे को पहुंचा देते हैं और हो गया दीपावली विश। तो इस तरह की संस्कृति से मनुष्य में दूरियां फैल रही है और अशांति
को जन्म दे रही है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। ये जो संस्कृति दिखावे की संस्कृति आई है, उसमें झूठ बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। मोबाइल हाथ में होता है, कहाँ होते हैं, कहाँ बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मर्यादा, एक दूसरे का सम्मान टूट रहा है ना, मर्यादा रही नहीं है। और नैतिक मानदंड तो बिल्कुल ढीले हो गए हैं। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षा आसमान को छू रही है, किंतु बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। यानी कवि कह रहा है, किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़ पता नहीं है। हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे सारे पुराने जो मर्यादाएं थी, नैतिक मानदंड थे, है ना, सारा पीछे छूटता जा रहा है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, हम अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इस चीज को आप ध्यान रखना, गांधी जी ने क्या कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। ये पंक्ति पूछ के कहा जा सकता है कि ये किसने कहा, गांधी जी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। कवि ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। हम भी अपने जीवन में आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमें इतना ही खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक दिखावे के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। उसमें धन का भी हाथ है और हमारे ऊपर कर्ज बढ़ने की भी संभावना रहती है। जितना चाहिए, जितना हमारे पास है, उतना खर्च करके खुश रहिए। जरूरी नहीं है कि आधुनिकता के संसाधनों से हम खुश रह जा सकते हैं। सुख के अनेक मापदंड है, उसके द्वारा भी हम सुखी रह सकते हैं। देखिए, पाठ समाप्त हो गया है। हम हमारे शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द संपदा, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, प्रचारित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन पता ही है, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान हमारे वस्त्र, अस्मिता मतलब अस्तित्व है, क्योंकि हम हमारे अस्तित्व को खोते जा रहे हैं आधुनिकता की ओर बढ़ने के कारण। अमूल्यन मतलब मूल्य गिरा देना, है ना, मूल्य का ह्रास होना। उसके पश्चात है हमारा शरण, नाश, उपनिवेश, वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हो। जैसे हमारे यहाँ पर ब्रिटिश कंपनियां, है ना, ब्रिटिश लोग आकर बस गए थे और भारत को उपनिवेश बना दिया था। प्रतिमान, मानदंड, प्रतिस्पर्धा, होड़, छद्म मतलब बनावटी, दिग्भ्रमित, रास्ते से भटकना या दिशाहीन, वशीकरण, वश में करना, अपव्यय, फिजूल खर्ची, तात्कालिक, उसी समय का परमार्थ, दूसरों की भलाई। अब देखो, आपको ये मैं बता देती हूँ। सांस्कृतिक अस्मिता तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पहचान खोती जा रही है। सांस्कृतिक उपनिवेश, विजेता देश जिन देशों को पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है और दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना होता है। मतलब जो देश हमको विजित कर लेता है और फिर हम को उस विजेता देश की संस्कृति में ढलना होता है, तो वो होता है सांस्कृतिक उपनिवेश। बौद्धिक दास्ता आप जानते ही हो, अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना बौद्धिक दास्ता होती है। छद्म आधुनिकता, आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वो कहलाती है छद्म आधुनिकता। मतलब झूठी दिखावटीपन जो होता है वो होता है छद्म आधुनिकता। यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया आप निश्चित कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, मैं वापिस आपको समझा दूंगी। यह पाठ बहुत अच्छा था। पाठ से निश्चित आपको भी बहुत सारी सीख मिलेगी और आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।